प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक हिंदी भर्ती परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम को हम चैनल पर पूर्ण कर रहे हैं और आज साहित्य इतिहास के जिस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पढ़ने से पूर्व साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा को हम पूरा कर चुके हैं। वीडियो 2 भागों में है। साहित्य इतिहास की जो लेखन परंपरा है उसको हम पूर्ण कर चुके हैं। वीडियो 2 भागों में है और टेलीग्राम चैनल पर उसकी पीडीएफ उपलब्ध है। आप यूट्यूब पर टेलीग्राम पर निरंतर संपर्क में रहिए। ये जो टेलीग्राम चैनल है वो भी इसी नाम से है, हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, पीडीएफ प्राप्त करिए, उसको उतारिए या प्रिंट आउट लीजिए, पर भली प्रकार से पढ़कर उसको याद आवश्यक रूप से कीजिए। साहित्य का इतिहास आप लोगों के लिए चयन का आधार होने वाला है। देखिए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, जैसा कि पिछली कक्षा में हम बात कर चुके हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदु हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदु हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में है, जिसके लेखक गारसा द तासी हैं। यह ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुआ, 1839 और 1847 ईस्वी में। परंतु इस ग्रंथ में गारसा द तासी ने काल विभाजन और नामकरण नहीं किया। पिछली कक्षा में भी हमने बात की है कि गारसा द तासी की त्रुटि है, उन्होंने न काल विभाजन किया है न नामकरण किया है, बल्कि उन्होंने वर्णानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया है। हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है, आप उस वीडियो को देखिए। वर्णानुक्रमी पद्धति पर लेखन किया है। ये उनके इतिहास की सबसे बड़ी त्रुटि है कि उन्होंने के से लिखा है, कबीर को के से लिखा है, केशव को। दोनों की प्रवृत्तियां कितनी अलग है, दोनों के समय के बीच कितना अंतर है, इस तरह का विचार गारसा द तासी नहीं कर सके हैं। दूसरी पुस्तक साहित्य इतिहास की ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने जो पुस्तक लिखी है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में। केवल दोहराव के लिए मैं वर्ष लिखा हूं, केवल दोहराने के लिए आपके वर्ष लिखे गए हैं। पिछले पीडीएफ में, पिछली कक्षा में इनके वर्षों पर भी बात हुई है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज में भी काल विभाजन और नामकरण नहीं है। तो साहित्य इतिहास के प्रथम 2 ग्रंथ जो गारसा द तासी ने लिखा और दूसरा ग्रंथ जो शिव सिंह सेंगर ने लिखा जिसका नाम शिव सिंह सरोज है, वहां काल विभाजन नहीं है और नामकरण भी नहीं है। तो प्रथम काल विभाजन और प्रथम नामकरण का श्रेय किसे जाता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम काल विभाजन और नामकरण डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन तो आरपीएससी परीक्षा में पूछती है कि साहित्य इतिहास का पहला काल विभाजन और नामकरण किसके द्वारा किया गया। ठीक उत्तर होगा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में जब भी मैं बात करता हूं आपको आवश्यक रूप से बताता हूं कि भारत का जो पहला भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण है यह डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है। भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसका अर्थ है इस भूभाग में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी उपभाषाएं बोली जाती हैं, कितनी उसकी बोलियां हैं, इस पर पहला सर्वेक्षण डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। महान भाषाविद हैं वो। हिंदी साहित्य का प्रथम काल विभाजन और नामकरण भी डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1889 ईस्वी में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। लेख के रूप में तो 1 वर्ष पहले प्रकाशित हो चुकी है 1888 ईस्वी में, लेकिन पुस्तक के रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया है वो संकेत मात्र है, संकेत मात्र है, कोई मान्य आधार पर नहीं किया है, पर पहला काल विभाजन उन्होंने ही किया है। देखिए, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को 11 कालखंडों में विभक्त किया है। देखिए, उन्होंने चैप्टर लगाए हैं 12। पर परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाए कि कितने कालखंडों में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया है, ठीक उत्तर होगा 11 कालखंडों में विभाजित किया है। इन 11 कालखंडों के नाम इस तरह हैं। चारण काल, जब हम नामकरण आदिकाल की प्रवृत्तियां उनके नामकरणों पर चर्चा करेंगे तो ये हमको बताएंगे आपको कि ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। अब ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है, पहला काल विभाजन ही उन्होंने चारण काल नाम से किया है। दूसरा काल विभाजन 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनरुत्थान। तीसरा अध्याय उन्होंने लगाया है मलिक मोहम्मद का प्रेम काव्य। चौथा अध्याय उन्होंने लगाया है ब्रज का कृष्ण काव्य। 5वां अध्याय उन्होंने लगाया है मुगल दरबार।
छठा अध्याय उन्होंने लगाया है तुलसीदास, सातवां अध्याय उन्होंने लगाया है तुलसी काव्य, आठवां रीति काव्य, सातवां अध्याय उन्होंने लगाया है रीति काव्य, आठवां अध्याय उन्होंने लगाया है तुलसी के अन्य परवर्ती कवि, नवां अध्याय उन्होंने लगाया है 18वीं शताब्दी, 10वां अध्याय कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 ईस्वी, 11वां अध्याय उन्होंने लगाया है विक्टोरिया की छत्रछाया में हिंदुस्तान, और 12वां विविध अज्ञात तिथि कवि, ऐसे कवि जिनकी तिथियां ग्रियर्सन ज्ञात नहीं कर सके उनको 12वें अध्याय में रखा है। तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला काल विभाजन प्रथम नामकरण करते हुए 11 कालखंडों में इसे विभक्त किया है। हालांकि ये सामान्य संज्ञा मात्र है, आगे के साहित्य इतिहास पर इन नामकरणों का काल विभाजन का कोई विशेष प्रभाव नहीं देखेंगे आप लोग। देखिए अगली जो प्रसिद्ध पुस्तक है मिश्र बंधु, मिश्र बंधुओं के नाम मन ही मन स्मरण कर लीजिए, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, 3 मिश्र बंधु। पिछली पीडीएफ आप लोग प्राप्त करिए, पिछली वीडियोस देखिए। साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा क्रमबद्ध होती, इसीलिए सबसे पहले आपको साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा पढ़ाई गई है। दूसरा बिंदु है काल विभाजन और नामकरण। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में, और मिश्र बंधु विनोद आप जानते हैं कि 4 भागों में है, स्टेटमेंट बनाती है पीएससी कितने भागों में है, कब कब प्रकाशित हुआ है, मिश्र बंधुओं के नाम क्या है, काल विभाजन कितने भागों में है, तो समग्र तैयार करिए मिश्र बंधुओं को। प्रथम 3 1913 में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वहां हिंदी साहित्य को उन्होंने 5 कालखंडों में विभक्त किया। याद रखने जैसा है, 5 कालखंडों में विभक्त किया है। पांचों के नाम आप देखिए, समय सीमा उनकी देखिए और ठीक प्रकार से बार बार दोहरा कर याद करिए। ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये भी टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध होने वाली है। आप इसको उतार लीजिए, प्रिंट आउट लीजिए, पर ठीक से इसको याद करिए। देखिए मिश्र बंधुओं ने पहले 5 नाम क्या दिए हैं इनको देखिए। पहला काल उन्होंने दिया है प्रारंभिक काल, दूसरा काल उन्होंने माध्यमिक काल, तीसरा काल उन्होंने अलंकृत काल, चौथा काल परिवर्तन काल और 5वां काल वर्तमान काल। इसको देखिए, क्रम क्रम से सारी बात समझिए। जिसको हम आज आदिकाल कहते हैं उसको मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। इस पर भी प्रश्न बनता है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने उसको संज्ञा दी है प्रारंभिक काल की, और प्रारंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी तक चलता है। देखिए बहुत सारी पुरानी तारीखें विक्रमी संवत में लिखी है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि विक्रमी संवत में लिखी गई जो भी तारीख है उसमें से 57 वर्ष घटा दो तो ईस्वी सन की तारीख आ जाती है। जो जो तारीख आएगी ईस्वी सन में होगी, और हम 2022 ईस्वी में रह रहे हैं। 57 वर्ष जोड़ दीजिए, 57 वर्ष का अंतर है। आप 57 वर्ष जोड़ देंगे, जो तारीख आएगी विक्रमी संवत में होगी। इसका विशेष ध्यान रखिए, आप जगह जगह विक्रमी संवत की तारीखों को पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा। पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी और उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी। तो सवाल पीएससी कैसे बनाती है कि मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल की समय सीमा क्या मानी। आप लोग जानते हैं कि 700 से 1444, जिसको हम आदिकाल कहते हैं, उसकी समय सीमा मिश्र बंधुओं ने 700 से 1444 मानी। आचार्य शुक्ल तो बाद में आप देखेंगे कि 1050 विक्रमी से उसको शुरू करते। तो मिश्र बंधु काल विभाजन को 300 साल अधिक पीछे ले गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। दूसरा काल जिसको मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल कहा है, उसको भी 2 भागों में बांटा है। पूर्व माध्यमिक काल जिसकी समय सीमा 1445 से शुरू होती है और 1560 तक जाती है। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 तक जाती है। तो माध्यमिक काल की समय सीमा आप इसको इस ढंग से भी याद करिएगा, टुकड़े ही याद करिएगा, साथ में भी याद करिएगा। 1445 से 1680 विक्रमी उन्होंने माध्यमिक काल की समय सीमा को माना है। उसे 2 भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तीसरा जो भाग है इसको अलंकृत काल कहा जाता है, जिसे हम रीतिकाल कहते हैं। जब हम रीतिकाल का इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मिश्र बंधुओं ने उसको अलंकृत काल नाम दिया। अलंकृत काल में भी उन्होंने उत्तरालंकृत काल पर बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि उत्तरालंकृत काल में भाषा भूषणों से लद गई। जब हम रीतिकाल पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। अभी आप ये समझिए
कि जिसे हम रीतिकाल कहते हैं, मिश्र बंधुओं ने उसे अलंकृत काल कहा है और दो भागों में बांटा है। पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत तक, उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889। चौथा काल मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी संवत तक और पांचवा वर्तमान काल 1926 ईस्वी से वर्तमान तक। तो आप देखिए, मिश्र बंधु जिनका साहित्य इतिहास 4 भागों में है, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में विभक्त किया है। तो पिछले 2-3 वीडियोज अगर आप देखेंगे, तीनों पीडीएफ को ठीक समझ लेंगे तो मिश्र बंधुओं का क्या नजरिया है, उनके नाम क्या हैं, साहित्य इतिहास कितने भागों में है, इसको आप ठीक से देख सकेंगे। और अगला देखिए, काल विभाजन बहुत प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध कहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैं हर बार कक्षा करता हूं तो बताता हूं कि 1929 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य का इतिहास, और 2022 में हम हैं, 2022 में हम हैं। 2022 ईस्वी तक हिंदी साहित्य की बुनियादी अवधारणाएं वही हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बनाई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ते हुए, क्योंकि मैं सलाह देता हूं विद्यार्थियों को कि शुक्ल जी पढ़ लीजिए, विद्यार्थी मुझे बताते कि जी समय नहीं है इतना, शुक्ल जी पढ़ेंगे तब तक तो परीक्षा आ जाएगी। तो मैंने ये काम किया है कि आप लोगों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर एक सीरीज आरंभ की है। उसका पहला भाग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो भूमिका है उसका वीडियो चैनल पर मौजूद है, पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है। उन दोनों को उतारिए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, महत्वपूर्ण कथन उससे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप पीछे के पेपर देख सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उससे पूछे जाते हैं और हम जिस टुकड़े टुकड़े में उसको तैयार करेंगे तो प्रश्न को ठीक होने की पूरी संभावना है आपकी। इसको देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पुस्तक 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला काल आदिकाल, शुक्ल जी ने उसको वीरगाथा काल कहा है, पर आदिकाल भी कहा है। इस अवधारणा को ध्यान से समझिए। अगर प्रश्न पूछा जाए, अगर कथन बनाया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया, 2-2 नाम रखे, तो ठीक कथन होगा। मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रत्येक काल को 2-2 नाम रखे, दोहरा नामकरण किया, तो ठीक कथन होगा। तो आचार्य शुक्ल ने जो इतिहास में लिखा है ठीक वही आपको मैं दिखा रहा हूं कि आदिकाल, वीरगाथा काल, इसकी समय सीमा आप लोगों को तो याद ही रख लेनी है। ये समय सीमा विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी। दूसरा काल जिसको पूर्व मध्य काल या भक्ति काल उन्होंने कहा, 1375 से 1700 विक्रमी उसकी समय सीमा है। तीसरा काल जिसको उत्तर मध्य काल या रीतिकाल कहा, उसकी समय सीमा 700 विक्रमी से 1900 विक्रमी है। जब शुक्ल जी पढ़ाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उन्होंने रीतिकाल को उत्तर मध्य काल कहा। और शुक्ल जी का मशहूर कथन कि यदि आप चाहें रस की दृष्टि से तो उसे श्रृंगार काल भी कह सकते हैं, यह भी शुक्ल जी का कथन है। रस की दृष्टि से यदि आप चाहें तो कोई इस काल को श्रृंगार काल भी कह सकता है। चौथा काल आधुनिक काल है। चौथा काल आधुनिक काल है। गद्य काल शुक्ल जी ने नाम दिया है। मैंने पिछला जो वीडियो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, उस वीडियो में एक कथन आप लोगों को लिखवाया है, आप लोगों को ये पढ़ाया है कि आधुनिक काल की सबसे प्रधान घटना गद्य का आविर्भाव है। जिस वर्ष में स्कूल व्याख्याता चयनित हुआ उस वर्ष पेपर में प्रश्न पूछा गया था। मैं शुक्ल को लंबे समय से पढ़ते आ रहा हूं, मुझे उस दिन भी ठीक करने का गर्व है कि गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। शुक्ल जी ने इस काल को गद्य काल का नाम दिया है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन शुक्ल जी के लगभग अनुकरण पर है। तो ये शुक्ल जी का काल विभाजन 4 भागों में बांटा है। समय सीमा आपको याद रखनी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया है, यह भी हमको याद रखना। अगला डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन, उनकी पुस्तक का नाम आप स्मरण करते चलिए साथ साथ, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो पहला टुकड़ा किया है वो संधि काल चारण काल है। हम आदिकाल का नामकरण पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल चारण काल कहा। उन्होंने पहले संधि काल और हिंदी साहित्य की समय सीमा को 750 विक्रमी से आरंभ माना। आप अंतर देखते चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 1050 विक्रमी से आरंभ माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1050 विक्रमी से आरंभ मानते हैं, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा 750 विक्रमी से इसको आरंभ मानते हैं। उन्होंने पहला विभाजन किया है
संधि काल 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी, दूसरा चारण काल 1000 विक्रमी से 1375 विक्रमी, भक्ति काल 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी। तो ये ठीक वही काल विभाजन है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अंतर बस इतना है कि उन्होंने वीरगाथा काल कहा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उसे संधि काल चारण काल कहा। समय सीमा को वो थोड़ा पीछे ले गए, 750 विक्रमी तक ले गए। तीसरा काल उन्होंने रीतिकाल, वही समय सीमा है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत, और आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से वर्तमान। अगला काल विभाजन हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। गणपति चंद्र गुप्त जी की जो पुस्तक है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 2 भागों में है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में है। विशेष बात यह है कि गणपति चंद्र गुप्त जी ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 2 बड़े कालखंडों में बांटा है, 1857 ईस्वी से पहले का समय और 1857 ईस्वी के बाद का समय। मुख्यतः वो 2 भाग मानते हैं। साहित्य की दशा और दिशा बदली है 1857 के बाद, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवेश हुआ है 1857 के बाद। तो पहली जो उनकी काल है उसको प्रारंभिक काल या उन्मेष काल कहा है। देखिए उसकी समय सीमा 1184 से 1350 ईस्वी है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इसको थोड़ा और आगे ले गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 1050 विक्रमी से आरंभ माना है। मैंने आपको बता दिया कि विक्रमी संवत में से 57 वर्ष घटाओ तो ईस्वी सन आता है, तो तारीख आप लोग देख लीजिए 993 ईस्वी। शुक्ल जी की तारीख को आप ईस्वी में बदलेंगे तो ये 993 ईस्वी है, और लगभग 200 से अधिक साल गणपति चंद्र गुप्त जी ने इसको 1184 से आरंभ माना है। ये विशेष बात है। उन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि भी माना है, जिसका रचना काल 1184 है। इसी को आज डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधार लिया है कि प्रारंभिक काल या उन्मेष काल 1184 से 1350 ईस्वी तक है। देखिए गणपति चंद्र जी का जो काल विभाजन है वो ईस्वी में है। दूसरा उन्होंने मध्यकाल या विकास काल नाम दिया है। 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक के समय को उन्होंने मध्यकाल या विकास काल कहा है। तीसरा आधुनिक काल 1857 ईस्वी से वर्तमान। इस तरह उन्होंने मोटा काल विभाजन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने किया है। और साहित्य इतिहास की जो पुस्तक इन दिनों सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो मैं सभी विद्यार्थियों को लगातार पढ़ने की सलाह देता हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी पढ़ना है आपको, डॉक्टर नगेंद्र भी पढ़ना है। आप विषय के विशेषज्ञ की हैसियत यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दोनों पुस्तकों को पढ़े बिना आप अधिक दूर तक नहीं जा सकेंगे। परीक्षा इनका उचित समय नहीं है पढ़ने का, मैं मानता हूं, पर जब परीक्षाएं हो जाएं, आप नेट के पेपर के लिए जा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर के लिए जा रहे हो, तो इन्हीं पुस्तकों का आधार पेपर सेटर लेता है। मैं अपनी सारी अध्ययन सामग्री प्राय इन्हीं 2 पुस्तकों पर आधारित रखता हूं। आपकी जो कक्षाएं हो रही हैं, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि कब आपने डॉक्टर नगेंद्र पढ़ा है। मेरी जो कक्षाएं हैं वो प्राय इस पुस्तक पर आधारित है, डॉक्टर नगेंद्र, और उनमें जो कुछ मिलाया जाता है, जो कुछ स्टेटमेंट मिलाए जाते हैं, वो आचार्य शुक्ल पर निर्भर है। देखिए परीक्षा में सफल होने की बहुत सीधी तकनीक है। आपको प्रामाणिक पुस्तकों का चयन करना है। यदि आप प्रामाणिक पुस्तकों से, प्रामाणिक सामग्री से पढ़ते हैं तो फिर कोई संदेह नहीं रह जाता आपकी सफलता में। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में काल विभाजन, नगेंद्र उसके संपादक हैं भाई, पूरा लेखक तो नगेंद्र को नहीं कहना चाहिए। नगेंद्र की पुस्तक तो आप लोग जानते हैं, मैंने कल परसों की कक्षा में आपको बताया है, रीति काव्य की भूमिका, महाकवि देव और उनका काव्य। रीति काव्य की भूमिका, महाकवि देव और उनका काव्य डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है। तो नगेंद्र ने संपादित इतिहास जो नगेंद्र जी का है उसमें काल विभाजन क्या है इसको देखिए। आदिकाल जो प्रथम काल है 7वीं ईस्वी से 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। देखिए ठीक ऐसा ही स्टेटमेंट वो उठाएंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने संपादित इतिहास में काल विभाजन किस प्रकार किया है, तो आदिकाल की समय सीमा उन्होंने 7वीं शती से 14वीं शताब्दी तक मानी है। दूसरा भक्ति काल 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक। तीसरा रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक। और आधुनिक काल 1857 ईस्वी से आरंभ। एक प्रसंगवश आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूं
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास में 1900 विक्रमी से आधुनिक काल को आरंभ माना। अब देखिए 1900 विक्रमी से आप 57 घटाएंगे तो 1843 आएगा। ये कोई ऐतिहासिक वर्ष नहीं है। 1843 जो शुक्ल जी के हिसाब से आ रहा है कोई ऐतिहासिक वर्ष नहीं। 1857 में आप लोग जानते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ और एक ऐतिहासिक परिवर्तन, आप लोग तो इतिहास पढ़ते हैं, राज इंडिया कंपनी से सीधे राजा को चला गया, रानी विक्टोरिया। कंपनी का सारा प्रभाव खत्म हो गया और रानी के सीधे अधीन हो गए। बाकी कुछ नहीं बदला, वही वायसराय रहे, वही सारा सिस्टम रहा, लेकिन रानी के सीधे अधीन हो गए। इस बात ने परिवर्तन तय किया। कंपनी की तुलना में रानी के राज्य में आधुनिकता अधिक तेजी से फैली। इसके अन्य भी कारण हैं, पर 1857 को मील का पत्थर स्वीकार किए जाने में कोई संदेह नहीं है। इसलिए जब आपको कोई पूछे कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को कहां से आरंभ मानोगे, तो आपको सदैव 1857 मानना है। अब देखिए कुछ और काल विभाजन भी डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में हमें मिलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र काल, आधुनिक हिंदी का प्रथम काल भारतेंदु हरिश्चंद्र काल या पुनर्जागरण काल कहा जाता है, 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी। हालांकि जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र काल पढ़ेंगे तो अधिकांश विद्वानों की जो राय है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र युग को 1868 ईस्वी से आरंभ करने की है, क्योंकि कवि वचन सुधा इस पत्रिका का प्रकाशन 1868 में हुआ था। पर नगेंद्र जी ने जो विभाजन किया है ठीक वही आपको बता रहा हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र काल या पुनर्जागरण काल, यहां एक सूचना आप लोगों के लिए और है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र काल को किस नाम से जाना जाता है, ऐसा परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र काल को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। रेनेसा, पुनर्जागरण, सोकर जागना, नई चेतना में लौटना, इसे पुनर्जागरण कहते हैं। दूसरा युग द्विवेदी युग है, इसे जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है, 1900 से 1918 ईस्वी। देखिए ये सब काल विभाजन की मजबूरियां हैं। आप लोग जानते हैं कि 1900 में एक प्रसिद्ध पत्रिका का निकलना शुरू हुआ जिसका नाम है सरस्वती। 1900 में प्रसिद्ध पत्रिका का निकलना शुरू हुआ जिसका नाम है सरस्वती, जिसने हिंदी की दशा और दिशा को बदलने का कार्य किया है। पर महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक 1903 ईस्वी में बने, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाने जैसा कथन है। सरस्वती पत्रिका निकलनी शुरू हुई 1900 में, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके संपादक बने 1903 में। फिर भी काल विभाजन की ऐतिहासिक मजबूरियां देखिए, हमने इसको 1900 ईस्वी से ही आरंभ माना है ताकि काल विभाजन में कोई गड़बड़ नहीं हो। द्विवेदी युग द्विवेदी जी के सरस्वती संपादक बनने से पूर्व आरंभ हो जाता है ताकि एक व्यवस्था बनी रहे काल विभाजन में। और अगला देखिए तीसरा काल छायावाद। इसकी समय सीमाओं के बारे में विद्यार्थी बहुत प्रश्न पूछते हैं, बहुत झमेले में पड़ते हैं कि कहीं लिखा है सर 1916, कहीं लिखा है 1918। मुझे लगता है परीक्षा में इस पर प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि साहित्य साहित्य होता है, बिजली का स्विच नहीं है कि आप उसको बंद करेंगे चालू करेंगे, ठीक ठीक समय सीमा उसकी बताई जा सके, ऐसा नहीं है। कुछ विद्वानों की राय है कि 1916 से आरंभ माना जाए, कुछ की राय है कि 1918 से माना जाए। 1918 से मानने वालों का यह तर्क है कि झरना का संग्रह 1918 में प्रकाशित हुआ था और 16 में भी छायावाद की एक प्रसिद्ध कविता जूही की कली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जूही की कली 16 में ही प्रकाशित होने के लिए गई थी। इसको भी युग परिवर्तन का सूचक माना जाता है। बहरहाल नगेंद्र जी ने जो लिखा है उसको आप लोग याद रखिए। 1918 से 1938 ईस्वी। अगला विभाजन उन्होंने लगाया है प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी, और नवलेखन काल जो नया लिखा जा रहा है 1953 ईस्वी से वर्तमान। तो ये काल विभाजन है। जितने प्रसिद्ध विद्वानों के काल विभाजन है आज की कक्षा में हम लोगों ने किए हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप जानते हैं टेलीग्राम चैनल भी उसी नाम से है जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत। ये पीडीएफ वहाँ जाएगी, इसको उतारिए, प्रिंट आउट लीजिए, नोट करिए, पर याद कर डालिए। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।